अब विजय रूपाणी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बाहर आकर के देखिए, मीडिया को पहले ही बुलाया था बातचीत के लिए, वहां पर कहा अब जो जिम्मेदारी मिलेगा उसे निभाऊंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीजेपी के प्रति मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब ये स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल उठता है। पहले उत्तराखंड में हमने देखा और अब गुजरात में, आखिर ये क्यों है? अगर 4 साल का वक्त आगे लग ही क्यों जाता है एक पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, ये समझने में कि जिनको उन्होंने सबसे बड़ा चेहरा बनाया है, अगर उनके कामकाज से खुश नहीं है तो क्या ये थोपा जा रहा है पार्टी के ऊपर भी? क्या कामकाज उस स्तर का नहीं है जैसा कि बीजेपी आलाकमान उम्मीद करती है? तो फिर इतने लंबे वक्त तक इंतजार किस बात के लिए? या फिर सब कुछ चुनाव के लिहाज से ही होगा, या फिर इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी नितिन भाई पटेल के साथ? ये जाहिर तौर पर ये सरेआम है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। नंबर 2 की पोजीशन पर गुजरात बीजेपी में नितिन भाई पटेल, और ऐसे में उनके साथ भी सामंजस्य न बैठा पाना, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा? भूपेंद्र सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। भूपेंद्र, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए, होना था ये इस्तीफा चुनाव को देखते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था जो बस एग्जैक्ट समय ढूंढा जा रहा था, ठीक है, हो गया। लेकिन अब बड़ी बात यह आती है कि इसके बाद कौन, उनके आगे चेहरा कौन रखा जाएगा? नंबर 2 की पोजीशन पर रहे नितिन भाई पटेल, क्या वो जिम्मेदारी संभालेंगे? इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बात पर कहना, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और नितिन भाई पटेल जो है वो उप मुख्यमंत्री का पदभार पहले से ही संभाल रहे हैं। तो हो सकता है नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने तक नितिन पटेल रहें या फिर उन्हीं को ही मुख्यमंत्री की जवाबदारी सौंप दी जाए, क्योंकि अभी तक किसी नाम की चर्चा जो है वो नहीं हुई थी कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है अगर विजय रूपाणी इस्तीफा देते हैं तो, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की ही कोई खबर नहीं थी। सुगबुगाहट जरूर थी इस चीज को लेकर, लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी अचानक से एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे और उसके अगले पल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे। तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली खबर है। ऐसे में ये अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। बिल्कुल, कुमार गौरव भी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, आप बने रहिएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक खबर है। कुमार, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। गुजरात में तो ऐसी कोई हलचल ही नहीं थी कि इतना बड़ा फैसला ले लिया जाएगा कि सीधा सीधा चेहरा बदल दिया जाएगा। दिल्ली में इसको लेकर के कोई जानकारी थी क्या? कुछ सुगबुगाहट थी क्या कि चुनाव को देखते हुए इसके मद्देनजर, क्योंकि एक के बाद एक बैठकें भी हो रही थी, चुनाव के लिहाज से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी कि कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाया जा सकता है? कुमार, देखिए, बिल्कुल ऐसी खबर नजदीक में आसपास नहीं थी, लेकिन चर्चा जरूर लंबे वक्त से थी कि मुख्यमंत्री गुजरात के बदले जाएंगे। हालांकि अभी तक वो बचे रहे, चर्चा काफी लंबे वक्त थी, लेकिन ये नहीं था उसके बाद इस तरह से आप परिस्थिति का ऐलान करना होगा। तो जाहिर सी बात है, एक गुटबंदी और समस्या थी गुजरात के अंदर बीजेपी में, और इसको लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। और कहीं ना कहीं पटेल समुदाय, ये कहा जा रहा था कि चूंकि वर्तमान मुख्यमंत्री वैश्य समुदाय से आते हैं और वहाँ पटेल समुदाय के व्यक्ति को पावर देना था, तो ये चर्चा समुदाय के व्यक्ति को पावर देना था, तो ये चर्चा लंबे समय थी। अब चुनाव धीरे धीरे बहुत शांति से सत्ता परिवर्तन एक हो गया, जिसकी हवा किसी को नहीं लगी, लेकिन ये आराम से हुआ। और इस वक्त DL संतोष एक बैठक भी ले रहे हैं कि अगला लीडर कौन होगा। शायद उस नीति पर चर्चा चल रही है। DL संतोष भी गुजरात में ही मौजूद है और वो चर्चा हो रही है कि आखिर कौन बनेगा। क्या नितिन भाई पटेल जो व्यक्ति है वो बनेंगे या किसी और पटेल नेता को आगे लाया जाएगा? लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, माना ये जा रहा है कि चूंकि चुनाव का वक्त है और माहौल बहुत ज्यादा वैसे पक्ष में नहीं दिखता कि आप सीधे किसी को भी खड़ा कर दें और वो बीजेपी के नाम पर चुनाव जीत जाए गुजरात में, क्योंकि कई तरह के समीकरण गुजरात की राजनीति में बने हैं। तो ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया, इससे जाहिर तौर से सीधा संदेश है कि चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। और कहीं न कहीं मान कर आप ये चल सकती है। फिलहाल नाम तय नहीं है, लेकिन नितिन भाई पटेल भी रेस में है और ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पटेल नेता को वहाँ की गुजरात की गद्दी सौंपी जाए चुनाव से कुछ वक्त। गौरव, देखिए, एक बात तो तय है कि ये मसला बहुत ज्यादा जटिल हो चुका था, गंभीर हो चुका था। नहीं तो हर जगह तो चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लड़ती है। वहां से प्रधानमंत्री आए भी हैं, जाहिर तौर पर उनके नाम पर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना सकती थी कि ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम किसी का नाम सामने नहीं रखेंगे। ये भी एक आइडिया हो सकता था। लेकिन अगर हटाया गया है विजय रूपाणी को इसको पहले, तो साफ तौर पर यह बताता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी कदम था। जिस तरीके से हम कहते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, वैसा कदम था। और चुनाव के ठीक लगभग 1 साल पहले
अब दिसंबर में अगले साल चुनाव होने हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रीजन इसके पीछे, इस चेहरे को हटाए जाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। Put your call on. गौरव, आवाज नहीं पहुंच रही है आपकी मुझ तक, मैं दोबारा आपके पास आती हूं। लेकिन अगर मेरे साथ भूपेंद्र जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र, यही सवाल आपसे, यानी एक ऐसा कदम था जिसको टाला नहीं जा सकता था, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। हो सकता था कि ऐसी भी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम बाद में डिक्लेयर करेंगे हमारा सीएम का चेहरा कौन, क्योंकि गुजरात तो एक मजबूत गढ़ है, इस स्ट्रैटेजी पर भी बीजेपी चल सकती थी। लेकिन उस पर ना चल करके ये एकदम महत्वपूर्ण हो गया कि इस चेहरे को हटाया जाए ताकि एक संदेश जाए, यानी रीजन इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था। मिल रही है गौरव आपको मेरी आवाज? जी, सवाल पूछें। गौरव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सवाल पूछिए। हाँ गौरव, मैं यही कह रही हूं कि आखिर दिसंबर में चुनाव होना है, उसके पहले अब देखिए अगले साल दिसंबर में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। गुजरात एक मजबूत गढ़ है बीजेपी का, ये वो जगह है जहां पर अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ भी जाते, ये कहते हुए कि हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, बाद में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि सियासी पार्टियां तो ऐसे डाउन चलती रहती हैं, ये भी शायद कदम बीजेपी उठा सकती थी। लेकिन इसके पीछे इसका मतलब यह है कि रीजन बहुत स्ट्रांग है विजय रूपाणी को हटाए जाने का, और साफ साफ एक संदेश देने का मकसद भी है इस फैसले के पीछे। देखिए बिल्कुल, विजय रूपाणी को जब बनाया गया था उस वक्त ये एक उम्मीद की गई थी कि वो करिश्माई लीडर साबित होंगे और उनके नेतृत्व में एक चेहरा, जिस पद को प्रधानमंत्री छोड़कर आए थे उस वक्त मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, एक लेवल तक पहुंचेंगे ताकि उनका नाम होगा और कहीं ना कहीं उस चेहरे पे कुछ न कुछ वोट हासिल किया जा सकेगा। लेकिन पिछले चुनाव में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रही। उसके बाद फिर विजय रूपाणी के बारे में लगातार कम से कम जो स्टेट से रिपोर्ट आती रही वो उनके पक्ष में नहीं थी। मंत्रालय में भी पूरा तालमेल नहीं था, कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप थे वहाँ, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर अभी तक वहाँ कुछ खुलकर सामने नहीं आया, कोई खुलकर विजय रूपाणी का विरोध कर पाता, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इन दोनों नेताओं ने ही उनको बनाया है। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव के वक्त भीतरघात की संभावना होती है, खासकर पटेल समुदाय के लोगों की, पटेल समुदाय के नेता जो है वो लगातार जो एक बड़ा वोट बैंक है गुजरात में, उसकी तरफ से ये था कि किसी पटेल समुदाय के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब तक टाल सकती थी बीजेपी, उसको टालती रही, क्योंकि वो टॉप नेतृत्व यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे ही बैठाए गए थे। तो अब जब चुनाव आ गया है, संगठन में भी लगातार चर्चा चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी में जब भी चुनाव की तैयारी शुरू होती है तो चुनाव आने पे नहीं, उससे 2 साल पहले शुरू हो जाती है, यानी 3 साल काम होता है सरकार का, आखिरी के 2 साल चुनाव की तैयारी होती है। तो 1 साल से लगभग चुनाव की तैयारी वहां चल रही है निचले स्तर पे। और वैसे में जो रिपोर्ट्स आए उसके बाद शायद बीजेपी को ये लगा कि ये कंटिन्यू करने से हो सकता है कि जो गढ़ है, मजबूत गढ़ है, जिसका दावा पूरे भारत में बताया जाता है कि सबसे गढ़ है गुजरात की तरक्की, देखो अगर वहां कुछ नुकसान होता है तो 2024 का जो प्रोस्पेक्ट होगा केंद्र की सरकार के लिए, वो भी खतरा हो सकता है अगर वो किला जाता है। तो ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ने शायद ये तय कर लिया उसके बाद कि अब ठीक है, चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, जो नया मुख्यमंत्री होगा उसको भी कुछ काम करने का मिलेगा, उसको भी अपना चेहरा बनाने का मौका मिलेगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है ही, अमित शाह बड़े नेता हैं ही जो अभी गृह मंत्री हैं और गुजरात में बड़े चेहरे हैं, तो इन सब के साथ एक तीसरा व्यक्ति वहां अगर आप सरकार में मुख्यमंत्री बना दे तो कुछ न कुछ स्थितियां, कम से कम जो 4 साल के कामकाज का ड्रॉबैक्स होगा, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ गौरव, लेकिन इसका एक और मतलब निकलता है, वही जो आप इस वक्त कह रहे हैं। भूपेंद्र को मैं जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि भूपेंद्र वहां पर जमीनी हकीकत जानते हैं। भूपेंद्र, वो ये कि आप इस फैसले के साथ ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देखिए हम जो चाहते थे उस हिसाब से काम नहीं हुआ, वजह भले चुनाव हो, चुनाव को देखते हुए आप चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस हिसाब का काम होना चाहिए था कोरोना काल में भी वो फेलियर रहा। ये संदेश भी तो आप दे रहे हैं। तो ये फायदे वाला एक फैसला है या इससे नुकसान होगा, अब ये भी देखना होगा आगे जाकर कर। ये बात साफ है कि ये संदेश अपने आप ही चला जाता है। अगर इस्तीफा दिया जा रहा है मतलब संदेश साफ है,
जी। उनका नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। कहीं न कहीं जो कुशलता होनी चाहिए थी या जो नेतृत्व की सफलता होनी चाहिए वो नहीं हुई। नहीं तो नेतृत्व बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती। नेतृत्व बदला गया, इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई। और पिछली बार जब नतीजे आए थे, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 150 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और जिस समय पाटीदार आंदोलन भी अपने चरम पर था, उस वक्त भी करीबन 99 सीटें ही भारतीय जनता जीत पाई थी। उसके बाद में ही उसने जोड़ तोड़ करके कांग्रेसी एमएलए यहाँ से वहां से दल बदल हुआ, राज्यसभा के चुनाव हुए और शंकर सिंह वाघेला ने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद एक के बाद एक 14 एमएलए ने इस्तीफा दिए और उसके बाद और इस्तीफे पड़ते गए। तब जाके बीजेपी के एमएलए का संख्या बल जो है वो 100 के ऊपर गया। तो वो जो कमी थी वो तो उसी चुनाव के दौरान से ही देखने को मिल रही थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं मैनेज कर लिया जाएगा। एक तरह से नेतृत्व अगर बदलते हैं तो उसका भी गलत मैसेज जाएगा, कहीं न कहीं असफलता दिखाई देगी सरकार की, तो इसको एक बार फिर से मैनेज करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जब कोरोना काल शुरू हुआ उस दौरान भी ये देखने को मिला कि जो जिस तरह से काम होना चाहिए था, पहली लहर जैसे ही खत्म हुई सब लोग एकदम चैन की नींद हो, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, बड़ी बड़ी रैलियां निकली गई। जो संगठन है बीजेपी का, उनके अपने पार्टियां जो है उनके समारोह में इस तरह की भीड़ देखी गई कि जनता के अंदर इतना गुस्सा हुआ कि जब उनसे ये कहा जाए कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं तो वो कह रहे थे कि पहले जाके नेताओं को पहनाइए, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको पहनाइए, उनकी इतनी भीड़ होती है उनको कोई नहीं रोकता, हमको रोका जा रहा है। तो गुस्सा जो है वो उस वक्त देखने को मिल रहा था। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। उस पर विपक्ष ने जिस तरह के आंकड़े सामने लाए कि किस तरह से मौत के आंकड़ों को लेकर कहीं न कहीं खेल हुआ है, वो हकीकत छुपाई गई। तो ये तमाम आरोप जो है वो सरकार पर लगते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आवाज जो है वो थोड़ी बहुत दब गई थी, ठंडी हो गई थी। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब जो है कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पिछले 10 दिनों से दबी जबान में कुछ अधिकारियों से ये खबरें आ रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।